यहाँ हम कुछ सेट्स के उदाहरण देख रहे हैं। समुच्चय के उदाहरण। एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, समसंख्याओं का समुच्चय। अब अगर समसंख्याओं का समुच्चय कहा तो समसंख्याएं कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। और विषम संख्याओं का समुच्चय कहा तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक जाएंगी ये संख्याएं। तो आपको पता है कि समसंख्याएं कौन सी है, तो इसलिए आपने तुरंत उसका समुच्चय लिख दिया। और विषम संख्याएं भी आपको पता है, इसलिए आपने इधर विषम संख्याओं का भी समुच्चय तुरंत से लिख दिया। किताब में पेज नंबर 1 पर किताब में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आपको उन उदाहरणों में से समुच्चय कौन से हैं वो पहचानने हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है सप्ताह के 7 दिन। अब जब हम सप्ताह के 7 दिन कहते हैं तो हम तुरंत सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सप्ताह के 7 दिन बता देते हैं। यानी हमको सप्ताह के 7 दिन कौन से हैं मालूम है, इसलिए यहाँ पर हमने समुच्चय में सप्ताह के 7 दिन लिख दिए। यानी कि यहाँ पर सप्ताह के 7 दिन, यह क्या है? यह समुच्चय है। यह समुच्चय है, यह समुच्चय का उदाहरण है। आगे दिया हुआ है एक वर्ष के महीने। एक वर्ष के महीने हम सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष के 12 महीने आप सबको पता है, इसलिए हमने तुरंत यहाँ पर समुच्चय में एक वर्ष के 12 महीने लिख दिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ष के 12 महीने भी क्या है? समुच्चय का एक उदाहरण है। अब देखो, तीसरा नंबर का उदाहरण प्रश्न पूछा उन्होंने कि कक्षा में पाए जाने वाले पराक्रमी विद्यार्थियों के नाम। अब कक्षा में कौन से विद्यार्थी पराक्रमी हैं ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कौन से पराक्रम के बारे में वो पूछ रहे हैं ये यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है। हम उसके बारे में अनिश्चित है। यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं दर्शाई गई है। पराक्रमी विद्यार्थी तो कहाँ है, पर कौन सा पराक्रम और उस पराक्रम को मापने का जो मापदंड है वो भी यहाँ पर बताया नहीं गया है। इसलिए यहाँ पर हमें इस सेट के बारे में या इस समुच्चय के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम इस समुच्चय को नहीं लिख सकते, इसलिए यह समुच्चय का उदाहरण नहीं है। चौथा उदाहरण देखो, आरंभ की 10 गणन संख्याएं। आरंभ की 10 गणन संख्याएं हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसलिए हमें तुरंत समुच्चय बना दिया। यहाँ पर हमने तुरंत बता दिया कि आपका समुच्चय कौन सा है, इसलिए यहाँ पर यह भी समुच्चय का उदाहरण है। पांचवा उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र के मजबूत किले। महाराष्ट्र में बहुत सारे गढ़ किले हैं। अब किन किलों के बारे में हम बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा संभ्रम है, क्योंकि सारे किले जो है वो मजबूत है और यहाँ पर भी मजबूत होने का कोई मापदंड नहीं दिया गया है। और वो मजबूत है या नहीं है, या किस प्रकार से वो मजबूत है या हम पहचानेंगे, इसका भी यहाँ पर कोई मापदंड नहीं दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर मजबूत किलों के बारे में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमसे कोई नाम छूट गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारे मजबूत किले हैं, उनमें से कुछ मजबूत किलों को चुन पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी अनिश्चितता पाई गई है, इसलिए ये उदाहरण भी समुच्चय का उदाहरण नहीं है। छठा उदाहरण देखिए, हमारे सौरमंडल के ग्रह। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारा सौरमंडल, जिसका प्रमुख जो है वो सूर्य है।
उस सौर मंडल का प्रमुख घटक जो है वो सूर्य है, और उस सूर्य के जो आसपास पाए जाने वाले सदस्य है, वो सदस्य हमें पता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह मंडराते रहते हैं, और उन ग्रहों के नाम भी हमें पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और बहुत यहाँ तक कि आपके ग्रह है। ये हम जानते हैं कि सौरमंडल के सदस्य कौन से हैं, इसलिए यहाँ पर कोई अनिश्चितता नहीं है। निश्चित रूप से आप सौरमंडल के ग्रहों को यहाँ पर सौरमंडल के ग्रहों का या आप यहाँ पर समुच्चय बना सकते हो, इसीलिए यह भी समुच्चय का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला, दूसरा, चौथा और छठा उदाहरण जो है वो समुच्चय का उदाहरण है, परंतु तीसरा और पांचवा उदाहरण समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जानकारी दी गई है वो उस जानकारी में अनिश्चितता है, कोई निश्चितता यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो समुच्चय नहीं है। देखे गए उदाहरणों के आधार पर समुच्चय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं। उन समूह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर घटक, जो भी आपको घटक बताए गए होंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि सप्ताह के 7 दिन बताए गए, यानी सप्ताह का समूह बनाना है, सप्ताह का समूह बनाना था हमें, और उसमें जो घटक आने वाले थे उन घटकों की हमें निश्चितता थी। वो घटक अचूक और स्पष्ट थे कि सप्ताह के 7 दिन हमें समूह में दर्शाने हैं। यानी कि यहाँ वहां पर समूह में, समुच्चय में बनाते समय अचूक और स्पष्टता व्यक्त की गई थी, इसीलिए हमने उस समूह को समुच्चय कहा। लेकिन दूसरा हमने एक उदाहरण देखा था जहां बताया गया था कि कक्षा में पाए जाने वाले पराक्रमी विद्यार्थियों की सूची बनाओ या समूह बनाओ, पर कौन सा पराक्रम और किस पद्धति का पराक्रम, ये वहां पर अचूकता और स्पष्टता से व्यक्त नहीं किया गया था, इसीलिए हमने उसे समुच्चय नहीं कहा था। तो समुच्चय की परिभाषा दोबारा एक बार देखते हैं। समूह, जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय जो है वो हमेशा, समुच्चय जो भी आप समूह बनाओगे, उस समूह को आप हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाओगे। A, B, C, D, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, परंतु उसके अंदर पाए जाने वाले जो घटक होंगे, वो घटक हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाने हैं। दोबारा एक बार, समुच्चय का नाम कैपिटल अक्षर से, कैपिटल अंग्रेजी कैपिटल अक्षर से दर्शाना है, और समुच्चय के घटकों को हमें स्मॉल लेटर से दर्शाना है। दूसरा उदाहरण दिया है मैंने यहाँ पर कि इवन नंबर्स का समुच्चय बनाओ, राइट द सेट ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर का सेट कौन सा है? देखो कौन से इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसलिए हमने यहाँ पर इवन नंबर का जो सेट बनाया है उसको नाम दिया है कैपिटल ई से, और फिर यहाँ पर हमने ये कर्ली ब्रैकेट बनाया है। याद रखो, समुच्चय हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में दर्शाते हैं। इस प्रकार से बाण वाला जो ये है ना, आप देख पा रहे हो, ये जो आपका ब्रैकेट है उसे दर्शाया जाता है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर हमारे इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं लिखी है। और एक बात ध्यान रखो, समुच्चय लिखते वक्त 2 घटकों के बीच में कॉमा डालना नहीं भूलना है। आप देख सकते हो A, E, I, O, U, हमने हर 2 घटकों के बीच में कॉमा डाला है।
उसे ऐसे ही ए ई आई ओ यू ऐसे नहीं लिखना है, बीच में कॉमा होना जरूरी है, क्योंकि हम दो घटकों को अलग अलग दिखा रहे हैं, एक साथ नहीं दिखा रहे। ठीक है, हमको स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग लिखी होती तो अलग बात होती, पर स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग में दर्शाए गए घटकों को अलग अलग करके लिख रहे हैं, घटक लिख रहे हैं। ठीक है ना, यानी स्पेलिंग में जो लेटर्स होते हैं उनको हम अलग अलग लिखते हैं। दोबारा एक बार सुनिए कि समुच्चय जो है वो हमेशा कैपिटल, अंग्रेजी कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले घटक स्मॉल लेटर से दर्शाए जाते हैं। यहां पर हमने सेट लिखा है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका ए है वो क्या है, समुच्चय। हमने ए समुच्चय में ए ई आई ओ यू ये घटक लिखे हुए। आपको पता है ए ई आई ओ यू क्या है, स्वर है, उसको वॉवल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इस समुच्चय में देखोगे तो ए जो है वो ए इस कैपिटल ए समुच्चय का घटक है। क्या कहा मैंने, ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए का घटक है। तो ये जो मैंने अभी वाक्य बोला कि स्मॉल ए कैपिटल ए का घटक है, उसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये चिन्ह क्या है, इस चिन्ह को कहते हैं घटक है। तो हम इसे किस वाक्य में लिखेंगे, ए समुच्चय ए का घटक है। समझ में आ रहा है आपको, तो ये ए इस ए का घटक है। पर अगर आपने देखा कि इस पूरे समुच्चय में बी कहीं नहीं है, तो बी इस ए समुच्चय का घटक नहीं है। इस प्रकार का चिन्ह लगना चाहिए। देखिए चिन्हों में फर्क समझ लीजिए। ए समुच्चय ए का घटक है, इसलिए हमने इस प्रकार का चिन्ह लगाया। और यहां पर देखिए आप, तो बी समुच्चय ए का घटक नहीं है, इसलिए हमने उसे काट लगाकर घटक नहीं है यह दिखाया। यहां देखिए ए यह अंग्रेजी भाषा के स्वर यानी वोवल्स का समुच्चय है। तो हमने ए जो है कैपिटल में लिखा, क्योंकि ए यह समुच्चय का नाम है ए, और हमने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया और उसमें ए ई आई ओ यू ये वोवल्स लिख दिए, स्वर लिख दिए, जो कि अंग्रेजी भाषा के स्वर है। हमने पहले ही देखा था कि नियम के अनुसार समुच्चय का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, और हमने यहाँ ब्रैकेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट्स बनेगा यहाँ पर। और जो घटक है यानी अंग्रेजी भाषा के जो स्वर है, ये आपको अचूक और स्पष्टता से उन घटकों के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन से घटक होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा के स्वर घटक है, तो हमने उन घटकों को यहाँ पर स्मॉल लेटर से लिखा है। अंग्रेजी भाषा के ये स्वर स्मॉल लेटर से ही होते हैं, पर हमने उनको स्मॉल लेटर में लिखा है, इन्हें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। और दो स्वर के बीच में, दो अक्षरों के बीच में हमने कॉमा डाल दिया है। अब दूसरा यहाँ पर एक उदाहरण देखो, इस उदाहरण में और इस उदाहरण में क्या फर्क है, इसलिए मैंने अभी ये उदाहरण लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपने देखा तो बी यह डिवीजन इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, तो बी ये समुच्चय का नाम है, इसलिए वो कैपिटल में आया है। और आप यहाँ पर देखोगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कैपिटल लेटर्स में घटक लिखे हुए हैं, जबकि हमने पहले क्या कहा था
कि घटक हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। पर ये उदाहरण की विशेषता ये है कि इस उदाहरण में आपको पहले से ही डिवीजन यह शब्द लिखकर दिया हुआ है, जिस कारण से डिवीजन इस शब्द में पहले से यहाँ पर आपको उन्होंने प्रिंट में ही दिया है कि सारे लेटर्स कैपिटल में हैं, और इसीलिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो आपको शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शब्द कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों का समुच्चय है। DIVISION, और इसीलिए हम यहाँ पर जब घटक लिखते हैं तो जैसे यहाँ लिखे हुए हैं वैसे ही इन्हें कैपिटल में लिखेंगे। और एक बात, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन इस शब्द में I 3 बार आया है, परंतु यहाँ पर समुच्चय लिखते वक्त हमने I केवल एक ही बार लिखा है। याद रखो, समुच्चय के अक्षरों का समुच्चय कहा गया है, तो यहाँ पर 3 बार आया है, तो हम 3 बार I नहीं लिखने वाले, हम उस I को एक ही बार लिखेंगे। इस बात को अपने ध्यान रखना है। आगे जाके जो समुच्चय की जो प्रकार है उसमें उसके गुण विशेष, गुण वर्णन और सूची पद्धति में आपको ये पढ़ना है। आगे जाके हम ये और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको मुझे ये समुच्चय लिखने का तरीका बताना था, इसलिए मैंने ये उदाहरण यहाँ पर जानबूझकर लिया है। समझो अगर आपको कहा गया कि समझो कि हमने यहाँ पे एप्पल शब्द लिखा है, एप्पल इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखो। समुच्चय का नाम मैंने दे दिया C, और आपको यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग स्मॉल लेटर में दिख रही है, तो आप उसको स्मॉल लेटर में ही लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखने का नहीं। यहाँ जैसे दिया है वैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो APPLE, यहाँ पर P डबल था तो हमने केवल एक ही P लिया है, और ये इस प्रकार से हम समुच्चय को लिखते हैं। अगले सेशन में हम समुच्चय किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनकी की पद्धति कैसे है, ये हम उदाहरणों के साथ देखेंगे जब हम अपना प्रश्न संग्रह करेंगे। समुच्चय लिखने की 2 पद्धतियां हैं। समुच्चय 2 तरह से लिखा जाता है। पहली पद्धति है सूची पद्धति, जहां पर आप इस प्रकार से सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जिसको लिस्टेड कहा जाता है। लिस्टेड मेथड, सूची पद्धति यानी कि लिस्टिंग मेथड। यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। कौन सी लिस्ट बनाई है? विषम संख्याओं का समुच्चय बनाया है हमने, उसका हमने नाम दे दिया है A, और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट में उसको लिस्ट कर दिया है A 1 3 5 अप टिल 11। ठीक है। अब दूसरी पद्धति है गुण वर्णन पद्धति। गुण वर्णन पद्धति जो है वहां पर हम जिस प्रकार से हम जो लिस्टिंग मेथड मैंने सूची पद्धति में जो हम यहाँ पर समुच्चय लिख रहे हैं, उस समुच्चय को लिखने का जो उसकी विशेषता है, सब गुण जो है, वो गुण दर्शाने की या बताने की जो पद्धति है उसे हम कहते हैं गुण वर्णन पद्धति। यानी कि यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर घटक नहीं लिख रहे, तो घटकों के बारे में हम उनके गुण की हम यहाँ पर विशेषता बता रहे कि कौन से हमें नंबर्स या कौन से घटक हमें इस समुच्चय में लिखने हैं, या ये समुच्चय किन घटकों का है, ये जो उसके गुण हैं, उन गुणों को हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ हमने लिखा है ए ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है कि मुझे कौन से घटक, यहाँ पर जो x है, हमने बताया था कि हमेशा घटक स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, तो ये x जो है, ये x इस समुच्चय के अंदर के घटकों को दर्शाता है। ये x जो है, ये समुच्चय के अंदर के घटकों को रिप्रेजेंट करता है। तो
तो ये x क्या है, यहाँ पर हमने खड़ी लाइन दी हुई है, x घटक है और उसके बाद हमने खड़ी लाइन दी है। अब खड़ी लाइन के बाद, इस स्ट्रेट लाइन के बाद हम बताएंगे कि x की विशेषता क्या है। ये जो घटक है x, इसकी विशेषता हम आगे लिखेंगे। तो क्या विशेषता है, तो x ये ऐसा घटक है जो 13 से छोटी और विषम प्राकृत संख्याओं से बना है। x क्या है, 13 से छोटी संख्याओं का घटक है। x जो है वो 13 से छोटी संख्याएं है। अब देखिए यहाँ पर हमने सूची बनाई थी, यहाँ पर हमने विषम संख्याएं लिखी हुई है, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं और ये इस सूची में, इस समुच्चय में हमने 13 से छोटी प्राकृत संख्याएं और ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि विषम प्राकृत संख्याएं हैं, उनका हमने यहाँ समुच्चय बनाया है। तो इस समुच्चय के जो गुण हैं, वो गुण हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसी समुच्चय को, इन्हीं गुण पद्धति को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ए ऐसा घटक है, ऐसा समुच्चय है जिसमें x घटक होंगे और x कौन सा घटक है, जो कि 13 से छोटा है, 13 से छोटा है। अब 13 से छोटी संख्या कौन सी है, 1 से लेकर 12 तक। परंतु ये x क्या होनी चाहिए, 13 से छोटी संख्या होनी चाहिए, x प्राकृत संख्या होनी चाहिए और x विषम संख्या होनी चाहिए। तो 13 से छोटी प्राकृत और विषम संख्याएं कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये सब क्या है, 13 से छोटी प्राकृत और विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये जो है, ये गुण वर्णन पद्धति है और इसे कहा जाता है सूची वर्णन पद्धति। परीक्षा में आपको या उदाहरण प्रश्न संग्रह में आपको आप देख, तो इस प्रकार से हम इसको दोनों पद्धतियों से लिख सकते हैं। आगे आने वाले प्रश्न संग्रहों में आपको सूची पद्धति दी होगी और आपको कहा गया जाएगा कि आपको उसको गुण वर्णन पद्धति में लिखना है, या आपको गुण वर्णन पद्धति दी होगी और आपको कहा जाएगा कि सूची पद्धति में लिखो। तो ये किस प्रकार से लिखना है, आपको पहले मैंने आपको सिखाया अभी कि सूची पद्धति और गुण वर्णन पद्धति कैसे है, आपको समझ में आया होगा। अब इसको जब हम एग्जाम्पल के रूप में करेंगे या गणित के रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह में, तो किस प्रकार से करना है ये हम अपने अगले सेशन में करेंगे, पर जब हम प्रश्न संग्रह 1.1 सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग जो भी अब तक पढ़ाया गया है उसे ध्यान पूर्वक दोबारा एक बार देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अगले सेशन में हम प्रश्न संग्रह 1.1 करेंगे और आपकी जो भी हमने अब तक देखा था उसे हम गणित के रूप में कैसे हल करना है वो सीखेंगे। धन्यवाद।